Good morning, students. As we already learned about the SN1 or SN2 type of reaction in our previous class, and in SN1 or SN2 we learn about there is inversion of configuration is occur in the SN2. In SN1 there is a mixture is formed, and we will call it racemization. So what is this inversion of configuration? What is this in how racemization is occur in the compounds? So basically, to understand this, there is a one important term, that is the optical activity of the compounds, and it is one of the part of the stereoisomerism. As we know that stereoisomerism is what, when a compound show a different spatial arrangement in the स्पेस के अंदर उनका अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल क्या है, टोटली डिफरेंट हो रहा है, बट उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आर सेम, देन वी विल कंसीडर एज अ स्टीरियोआइसोमेरिज्म, and that compound that show the stereoisomerism is known as stereoisomers. ये हमें ऑलरेडी मालूम है, हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं. Now in stereoisomers there is a one important type of stereoisomer is optical isomerism or optical isomers. Now we have to learn about that optical isomerism and optical active compound. What is that optical active compound? So what actually is optical actively compound? When we saw that, हमने ये देखा है कि experimentally it is proved कि जब हम किसी भी organic compound पर plain polarized light को क्या करवा रहे हैं, fall कराते हैं, तो that plain polarized light may be diverted in the clockwise direction. Some compound they direct that polarized light into the anti-clockwise direction, and some are not change the path of this polarized light. तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज दैट पोलराइज्ड लाइट, कि जब हम प्लेन लाइट को या हमारी सिंपल लाइट को एक निकोल प्रिज्म से क्या करते हैं, पास अप कराते हैं, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोलराइज्ड लाइट. एंड व्हेन दिस पोलराइज्ड लाइट आर फॉल ऑन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, so some organic compounds deviated this polarized light into the clockwise direction, some ones diverted in the anti-clockwise direction, and some showed there is a no change. It means that compound which diverted the direction of the polarized light into the clock or anti-clockwise direction, it means they show some their optical activity, यानी कि उन्होंने उस लाइट के अगेंस्ट में कुछ अपनी एक्टिविटी को शो किया है. So that activity is known as optical activity, and that compounds are actually known as optical isomerism. अब ये जो compounds हैं, जब वो क्या कर रहे हैं, किसी भी compound polarized light को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिकॉज देयर इज अ रोटेशन, उसने क्या कर दिया है, एक तरह से इस लाइट को रोटेट कर दिया है. तो रोटेशन के लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं, लेवोरेटरी. जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे लेवोरेटरी, और उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं या स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. लेकिन यदि यही रोटेशन उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन, एंड उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से या पॉजिटिव साइन से. तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, उनके दो हमारे पास ये बोल सकते हैं, दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, एक ही कंपाउंड की, डी एंड एल. ठीक है, डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल इज लेवो रोटेटरी. और जो कंपाउंड चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है. अब दैट compound that rotate the polarized light is called the optical active compound. और optical active compound के दो फॉर्म है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये जितना भी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है, वो किसने लाइट को कहाँ पोलराइज किया है, ये एक हम इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करते हैं. दैट इंस्ट्रूमेंट इज अ पोलरीमीटर. तो उस पोलरीमीटर से हम ये सारी चीजें बताते हैं. बट जब हमारे को यहाँ अपने काम करना है कंपाउंड्स के अंदर, हमारे पास पोलरीमीटर नहीं है, तो हमारे पास एक और फिनोमिना आया टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, या किसको हम ऑप्टिकल एक्टिव बोलेंगे या किसको हम ऑप्टिकल इनएक्टिव बोलेंगे. तो उसके लिए एक कंसेप्ट आया था टू फाइंड आउट दी असिमेट्रिक और किरिल कार्बन. असिमेट्रिक कार्बन क्या होंगे, तो लुईस ने हमें
बताया था कि ऐसे कार्बन जिनसे अटैच, बिकॉज हमें मालूम है कार्बन से मैक्सिमम 4 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन से अटैच होने वाले यदि चारों ग्रुप्स आर डिफरेंट, वो और चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग तरह के हैं, तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो कार्बन, और हम कई बार उसी कार्बन को क्या बोल देते हैं, चिरियल कार्बन। लेकिन चिरियल कार्बन की एक्चुअल में डेफिनेशन अलग है। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होते हैं, ऐसे कार्बन जिन पे अटैच चारों ग्रुप्स जो है वो तो क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। और इन एसिमेट्रिक कार्बन को ही हम कई बार स्टीरियो कार्बन और कई बार हम किरियल कार्बन के नाम से, चिरियल कार्बन के नाम से भी जानते हैं, कि दे आर नोन एज किरियल कार्बन। और ऐसा देखा गया और ऐसा बोला गया है कि जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जो कंपाउंड के अंदर किरियल कार्बन यानी कि असिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है, दैट मींस दे शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। अब हम किरियलिटी या चिरियलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास फिनोमेना आता है किरियल कार्बन या चिरियल कार्बन। तो जो हमारे असिमेट्रिक कार्बन है, जब हम उन असिमेट्रिक कार्बन वाले कंपाउंड्स की मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, एंड देन द मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज जो है दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक हाथ है और इसका यदि मैं मिरर इमेज मिरर में देखूंगी तो ये कैसा दिखेगा, मुझे इस तरह से दिखेगा। अब ये हाथ है कैसे दिखेगा, बिल्कुल मिरर के अंदर इस तरह से दिखेगा। तो ये और मेरा जो मिरर के अंदर जो हाथ है वो कैसे है, जब इनको इम्पोज कर रही है तो देखो ये हमारे मेरे जो थम्स है वो क्या है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो मैं इस तरह से हाथ को रख रही हूँ तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये कहलाएंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन यदि मैंने इनको इस तरह से ज्वाइन किया, ठीक है, मिरर इमेज ऐसा है, यहाँ पे एक मिरर लगा है और इसके सामने मैंने यहाँ हाथ लगाया, तो मेरी ये इस तरह से दूसरा हाथ मान लो इस तरह से है, तो ये आपस में क्या है, पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो असिमेट्रिक कार्बन या किरियल कार्बन चिरियलिटी क्या होती है कि ऐसे जब हम उन कंपाउंड, जिन कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन है और उन एसिमेट्रिक कार्बन को जब हम मिरर में फोकस कर रहे हैं और वो एक ऐसी इमेज बना रहा है दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, वो मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो वो फिनोमेना क्या कहलाता है, सिमेट्री का चिरियलिटी कहलाता है, और वो कार्बन क्या कहलाता है, चिरियल कार्बन कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर रहे हैं इस कंपाउंड की, ठीक है, CCH3Br OH, ठीक है, एक्चुअली ये है क्या, यदि मैं इसको बात करूं ये है क्या, 2-ब्रोमो इथेनॉल, ठीक है। तो 2-ब्रोमो इथेनॉल का जब मैं क्या कर रही हूँ, ये मिरर, ये जो लाइन है इस तरह से इसको हमने क्या किया, एज अ मिरर डिनोट किया है। इसका जब मैं एक मिरर इमेज बना रही हूँ तो मेरे पास मिरर इमेज ऐसा आएगा। अब इस कंपाउंड को जब मैं इसके ऊपर उठा के रखती हूँ तो हम देख रहे हैं कि OH ग्रुप इस साइड है, CH3 ग्रुप इस साइड है, इसका मतलब ये कंपाउंड एज अ टिल इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है इसका। और आपने देखा ये कार्बन देखो इसके चारों ग्रुप्स पर है, वो चारों के चारों क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये किरियल कार्बन है और इसमें ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या कर रहा है, मिरर इमेज बना रहा है। इसका मतलब ये एक कंपाउंड जो है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा, यानी कि ये D और L को शो कर सकता है, ठीक है, यानी कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी हो सकते हैं। लेकिन यही चीज मैं यदि इनकी बात करूं, ये हमारे पास हो गया 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन की यदि मैं बात करूं तो हमने देखा है कि 2 तो ब्रोमीन है, 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर एसिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिक कार्बन है। तो सिमेट्रिक कार्बन पे यदि मैं बना रही हूँ तो ये एज इट इज क्या हो गया, इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा एज इट इज, यानी कि ऊपर रखने पे नीचे वाला कार्बन या नीचे वाला ग्रुप बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, यानी कि कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी वाला फिनोमेना शो नहीं करेगा। तो ये ऐसे कंपाउंड जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और D और L को शो कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव, और जो नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, बाय दी इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज से। ये जो जितने भी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है, ठीक है, जो D और L बन रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनमें से कोई एक D होगा और इनमें से कोई एक L होगा, यानी कि कोई एक रोटेशन को करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसे आइसोमर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो नॉन सुपर इम्पोजेबल्स है, ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजेबल्स है,
और जिनमें किरिल कार्बन कंटेन होता है वो कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाते हैं, वो आपस में क्या कहलाएंगे, दे आर नोन एज एनेंशियोमर्स, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करने वाले डी और एल जो है वो आपस में क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स कहलाएंगे। एक को हम डी बोलेंगे, डी, और दूसरे को हम बोलेंगे एल, यानी कि डी और एल जो हमारे एक तरह से क्या बोल सकते हैं, दे आर एनेंशियोमर्स होते हैं। तो ये हमारी बात हुई किसकी, ऑप्टिकल आइसोमर्स की। अब जब ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाला जो कंपाउंड है ऑप्टिकल एक्टिव है, वो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखा रहा है या कोई दूसरे तरह की रिएक्शंस दिखा रहा है, तो वहां पर बहुत तरह से फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना हम क्या करते हैं, शो करते हैं। कैसे कैसे फिनोमिना शो कर सकते हैं, जैसे पहला फिनोमिना होता है उनका रिटेंशन इज अ वन ऑफ द फिनोमिना, सेकंड रेसिमाइजेशन इज अ वन ऑफ द फिनोमिना, इन्वर्जन इज अ अनदर फिनोमिना। तो बेसिकली ऑप्टिकल कंपाउंड जो है तीन तरह के फिनोमिना अपने डिनोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। रिटेंशन का मतलब क्या है, रिटेंशन, रिटेन करना, यानी कि जो हमारा पहले जो कंपाउंड था वो जिस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि वो डी है, तो आफ्टर द रिएक्शन यदि जो कंपाउंड बन रहा है वो भी उसकी जो ऑप्टिकली एक्टिविटी है उसको उसने क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, यानी कि डी से डी ही है और एल से एल ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रखा है, रिटेन करके रखा है, तो वो फिनोमिना क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। अब मान लो कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जहां पर क्या होगा, आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि डी से यदि एल बन गया या एल पहले प्रेजेंट था और उससे डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाले कंपाउंड्स बन गए, यानी कि टोटली उनका रोटेशन क्या हो गया है, इन्वर्स हो गया है, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज इन्वर्जन फिनोमिना। एंड थर्ड इज रेसिमाइजेशन, और रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है कि जब इक्वल अमाउंट में डी और एल मिल रहे हैं, कोई ऐसा हमारे पास मिक्सचर बना है, उस मिक्सचर में हमें इक्वल अमाउंट में डी वाले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में मिल रहे हैं और एल वाले ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड में मिल रहे हैं, यानी कि उनका टोटल यदि मैं बात करूं कि जितना, यदि हम ऐसा समझ सकते हैं यदि कोई कंपाउंड है उसके अंदर उसने 63 डिग्री से पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है और उतने ही मेरे पास 63 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाले हैं और ये इक्वल अमाउंट में है, मान लो 50-50 अमाउंट्स में 50-50% प्रेजेंट है, तो उनका रोटेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यानी कि वो एक तरह से ऑप्टिकली क्या हो गया, कंपाउंड तो ऑप्टिकल एक्टिव है लेकिन वो मिक्सचर कैसा होगा, क्योंकि इक्वल अमाउंट में तो उन दोनों का रोटेशंस क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो वो रेसिमिक मिक्सचर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और एनेंशियोमर से जो ऑप्टिकल इनएक्टिव यानी कि रेसिमिक मिक्सचर का मतलब जिसमें इक्वल अमाउंट में डी और इक्वल अमाउंट में एल एनेंशियोमर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में प्रेजेंट डी और एल है लेकिन वो इक्वल अमाउंट में, इसलिए वो कैसे हो गए, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब SN1 टाइप की रिएक्शन होती है, SN1 टाइप की रिएक्शन होती है तो उसमें रेसिमाइजेशन प्रोसीड होता है, वो रेसिमाइजेशन से प्रोसीड होती है। क्यों होती है SN1 में, क्योंकि पहले हमारे पास हमें मालूम है पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है फर्स्ट स्टेप में। अब फर्स्ट स्टेप में जब कार्बोकैटायन बना उस पे न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, इट विल बी डिपेंडेंट। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जहां पर क्या होगा, आगे से अटैक करेगा तो मान लो वो डी वाले बन गए, और कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिनमें पीछे से अटैक करा, मानो वहां पे एल वाले होंगे। ये हम पता कर सकते हैं कि एल और डी की बात अलग है, तो हमने किसी को आगे वाले को डी बोल दिया तो पीछे वाले को एल बोल देते हैं। अब इसका मतलब इक्वल अमाउंट, इट इज चॉइस कि इक्वल अमाउंट में डी बन रहा है और इक्वल अमाउंट में एल बन रहा है, कहाँ, जब SN1 रिएक्शन हो रही है, यानी कि टोटल हमारे पास जो कंपाउंड बना उसमें डी भी है और एल भी है और इक्वल अमाउंट में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि SN1 जो है वो हमेशा रेसिमाइजेशन को प्रोसीड करती है। लेकिन SN2 में हमने देखा था कि सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है और न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो आगे से अटैक करे, क्योंकि आगे वाला बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का बनना दोनों साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब बैक से अटैक करेगा तो ऑब्वियसली वो उसके आपको बैक से अटैक कर रहा है, मान लो ये कार्बन है, पहले यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री के अंदर क्लोरीन इस साइड में, आपको बैक साइड से जब अटैक कर रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, पहले मान लो ये डी पे था तो अब ये एल में पहुंच चुका होता है। इसका मतलब SN2 हमेशा क्या करता है, इन्वर्जन के थ्रू प्रोसीड होता है, और ये इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन है क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड है जो डिफरेंट फिनोमिना शो करते हैं।
थैंक यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस। हम यही बात करेंगे कि डिफरेंट रिएक्शंस जो है वो कैसे प्रोसीड हो रही हैं एल्किल हैलाइड्स की, और वहां पर कैसे इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन को प्रोसीजर इन्वॉल्व हो रहा है। थैंक यू।